हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेइंग विद बायोलॉजी। तो आज हमारा 9th क्लास का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उसमें ये 5th चैप्टर है, बट हम बायोलॉजी के हिसाब से करें तो ये पहला चैप्टर है, जो कि इसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि भाई सेल क्या होता है, बॉडीज़ किससे बनी होती हैं। बेसिक चैप्टर है, पहला चैप्टर, तो इसमें यही जानेंगे कि बॉडीज़ किससे बनी होती हैं और बॉडीज़ में मेनली होता क्या है, कि ऐसा क्या है अलग बॉडी में जो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। ऐसा क्या है एक लिविंग बॉडी के पास, एक लिविंग ऑब्जेक्ट के पास, जो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास नहीं है, जो एक लिविंग बॉडी को नॉन लिविंग से अलग बनाता है। ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकती है, तो वो चीज़ है हमारा सेल, जिसके बारे में हमें पूरी डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, जो कि हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं कि भाई हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि हमारी आज का क्लास का टॉपिक होगा। फिर हम लोग जाएंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, इसको भी हम आज ही कवर करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप वाले टॉपिक को भी। उसके बाद फिर हम चलेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में, कि सेल हमने समझ लिया क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से। इसके बारे में भी हम आज की क्लास में समझ लेंगे कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं, भाई सेल्स के कैसे बने होते हैं वो भी समझ लेंगे। तो फिर हम आगे चलेंगे कि भाई सेल तो ठीक है, सेल होता है ठीक है, लेकिन सेल के अंदर क्या होता है, ये वाला जो टॉपिक है जिस पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमको 2 क्लासेस लगने वाली हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। फिर सेल डिवीजन तो लास्ट क्लास में जो होगा वो कवर हो जाएगा। सेल डिवीजन का हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सेल डिवीजन क्या होता है कि भाई जैसे सेल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, सेल्स नए सेल्स कैसे बनते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई सेल्स रिपेयर होते हैं, ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं टूटते रहते हैं, वो कैसे होता है, सेल बनते कैसे हैं टूटते कैसे हैं, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल भी फिर ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं भाई इंट्रोडक्शन के साथ। किसके साथ आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ने से पहले ये मैंने एक सेल की फ़ोटो लगा रखी है भाई, डायग्राम। इसको हम वैसे जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल का पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पर मैंने ऐसी एक फ़ोटो लगा दी आपको दिखाने के लिए कि भाई ऐसा ये सेल होता है दिखने में। हम ये देखते हैं वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है सेल, जिसको हम समझते हैं, हम पढ़ेंगे भी कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है। लेकिन माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट हो जाए, जिसके बारे में भी हम आज ही पढ़ने वाले हैं, उसकी मदद से अगर हम फ़ोटो देखने की कोशिश करें सेल की, तो वो कुछ ऐसा तो नहीं दिखेगा, कलर वगैरह में चेंज होंगे, लेकिन जो पार्ट्स जैसे लोकेट है उनकी शेप पार्ट्स की, जैसे ये मैं अगर मैं आपको रेटिकुलम दिखाऊं कि इधर है रेटिकुलम, इधर रेटिकुलम का नाम नहीं दिख रहा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है वो रेटिकुलम का पार्ट है। ये वाला पार्ट किसका है भाई, रेटिकुलम का, जिसमें मैंने अभी सर्कल करा है ना, ये वाला पार्ट किसका है, रेटिकुलम का है। तो ऐसे की शेप उनकी सेम रहेगी अगर हम रियल सेल में जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सेल होता क्या है। सेल जो वर्ड है, अगर बायोलॉजी में ना आप घुसें तो सेल का क्या मतलब होता है, आपने कई जगह पर पढ़ा होगा। जैसे कहीं हम हॉस्टल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे, या फिर हॉस्टल छोड़ो, पुलिस में आपने कई जगहों पे मूवीज़ में देखा होगा कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनमें जो जेल होती है, जेल को बोलते हैं सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, ऐसे होता है। तो वहाँ पे सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट और स्मॉल रूम, एक छोटा सा डब्बा, एक क्या कहलाता है, सेल कहलाता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। तो सेल का क्या मतलब होता है, स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट। सेल का क्या मतलब है, स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट। तो बायोलॉजी में सेल का क्या काम हुआ, तो बायोलॉजी में सेल का क्या काम हुआ, एक बहुत महान साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जी। कौन थे भाई, रॉबर्ट हुक जी, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। बहुत महान साइंटिस्ट थे, जो हम देख भी नहीं सकते उसको इन्होंने डिस्कवर करा था। किसको डिस्कवर करा था इन्होंने, सेल को। रॉबर्ट हुक जी ने क्या डिस्कवर करा था, सेल को। इन्होंने क्या किया, ये एक कॉर्क समझते हो, जो हमारा स्टेम, हमारी जो प्लांट्स की जो स्टेम होती है, उसका जो लकड़ी वाला पार्ट होता है स्टेम का, बाहर का जो लकड़ी वाला, जिसको बार्क भी कई कई जगह पे कहते हैं, उसकी एक थिन स्लाइड को ये ऑब्जर्व कर रहे थे। कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे वो नेक्स्ट स्लाइड में है,
कि कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे, उसको कैसे देख रहे थे। जैसे उन्होंने वो स्लाइड ऑब्जर्व की, इनको स्मॉल स्मॉल ना रूम्स जैसा जैसे ऊपर से दिखा। हनी कॉम्ब आपको पता होगा, मक्खी का अगर छत्ता आप देखते हो, शहद का छत्ता, तो वो कैसा होता है, स्मॉल स्मॉल सर्कल्स होती है ना उसमें, कि ऐसे पूरा तो वो होता है लेकिन उसमें स्मॉल 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 सर्कल्स होते हैं। तो इनको भी कुछ वैसी ही अपीयरेंस दिखी, वैसी ही अपीयरेंस दिखी। और एक जो स्मॉल था वो गोल, एक जो उनको बॉडी दिखी, उनको इन्होंने नाम दे दिया सेल, बिकॉज वो किसके जैसा था, किसके जैसा था वो जैसा था किसके, एक स्मॉल रूम जैसा था, तो उन्होंने सेल उसको नाम दे दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं लेके आया हूँ वो आगे, ये रहा भाई, ये देखो, ये तो वैसे बार्क का नहीं है, ये तो अनियन का है, बट फिर भी आप इसको बार्क से मान सकते हो कि ये बार्क है। तो ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, मैं एक सेकंड आपको करके दिखाता हूँ पेंसिल से। ये एक जो आपको दिख रहा है, ये वो क्या हो गया, एक सेल हो गया। ये पूरा क्या है, टिश्यू है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वैसे पीछे बढ़ते हैं हम भैया, पीछे जाके हम मूवी पढ़ लेते हैं ना। किसने डिस्कवर किया था भाई सेल को, रॉबर्ट हुक जी ने। कैसे डिस्कवर किया था, माइक्रोस्कोप, अभी मैंने बताया माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा बार्क को। माइक्रोस्कोप कैसा था, उन्होंने खुद का एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, उन्होंने अपना खुद का एक क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था। और ये सारी चीज़ है जो उन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप बनाया, जो सारा उन्होंने किस साल में किया था भाई, वो सारा उन्होंने किया था 1665 में। तो रॉबर्ट हुक, इनका नाम आपको याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। रॉबर्ट हुक फर्स्ट सॉ अ सेल इन कॉर्क व्हाइल एग्जामिनिंग इट अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप इन 1665। ईयर भी आपको ज़रूर याद रखना है, ईयर को भी मैं एक सेकेंड, ईयर भी आपको ज़रूर याद रखना है, ईयर और नेम तो आपको याद रखना ही है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। अब ये सेल है, सेल एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, सेल एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, सेल एक क्या है भाई, लैटिन वर्ड है। सेल कौन सा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, इसको भी आपको याद में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में हमारे पास नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप। हमने भी देखा कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था, लेकिन माइक्रोस्कोप होता क्या है, माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस जो कि यूज़ किया जाता है, डिवाइस कह लो, इंस्ट्रूमेंट कह लो। वैसे तो ये क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है भाई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं नहीं लिखता हूँ यार, राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी। आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर मैं देखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ अगर लिखा जाए तो। ठीक है भाई यार, मैनेज कर लो यार, ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्टिकल ये इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि देखने में मदद करता है। किसको देखने में मदद करता है भाई, किसको देखने में मदद करता है, स्मॉल स्मॉल चीज़ों को। माइक्रो का आपको मतलब जानते होंगे, माइक्रो का मतलब है छोटी चीज़ें, माइक्रो, माइक्रोमीटर, माइक्रो सेकंड आपको अगर पता होगा तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। तो बहुत छोटी चीज़ों को देखने में जो यूज़ कर जाए वो क्या है, माइक्रोस्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है, देखना, माइक्रो का मतलब छोटी चीज़ें। तो छोटी चीज़ों को स्कोपी करना, स्कोपी करना मतलब देखना, छोटी चीज़ों को देखना। इन चीज़ों में जो इंस्ट्रूमेंट मदद करेगा वो कहलाएगा हमारा माइक्रोस्कोप। और ऐसी चीज़ों को देखने में मदद करेगा जो हमारी नेकेड आई, नेकेड आई का मतलब हो गया जो हमारी इंसानी आँख, या हमारी मतलब साफ बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से जो हमारी आँख है वो नहीं देख सकती, ऐसी चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है कौन, माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू वॉच द थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन अवर बाय अवर नेकेड आई और दैट आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ना हम इस डायग्राम को देख लेते हैं ज़रा, एक सेकंड यार, सॉरी, खुल जाओ, यस खुल जाओ। तो ये देखो, ये माइक्रोस्कोप है, ये वाली जो इसकी प्लेट है मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए अंडरलाइन करके दिखा दो। ये वाली जो इसकी प्लेट है, इसके ऊपर क्या करते हैं हम, जो स्लाइड हमने प्रिपेयर करा, जैसे मैंने देखा था ना कि वो बार्क को उसको ऑब्जर्व कर रहे, तो बार्क की वो स्लाइड बनाएंगे और इस प्लेट के ऊपर उसको रखेंगे, बार्क को इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर है आई पीस, ये दिख रहा है आई पीस, इसके अंदर अपनी आँख को वो डाल के फिर देखेंगे। बाकी और भी बहुत कुछ है, बॉडी ट्यूब है इसके, तो मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, ठीक है, ये तो इतना आपको ज़्यादा नहीं देखना है। कंडेंसर है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ से लाइट आती है बाहर से। आपने फिज़िक्स में अगर पढ़ लिया होगा, वैसे तो नहीं पढ़ा होगा आपने लाइट,
या है 8th वगैरह क्लास में है वो, तो आपने पढ़ लिया होगा कि वो लाइट यहाँ पे आती है, रिफ्लेक्ट होके वो ऊपर जाएगी सीधा, तो हमारी यहाँ पे जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आई पीस में बैठती है, तो हमको वो ऐसे विजिबल हो जाता है। ठीक है भाई, तो हमें वैसे विजिबल हो जाता है। उसकी मैग्नीफिकेशन वगैरह कुछ होता है, इसमें आई लेंस होता है एक, जो कि हमारा मदद करता है। ये कोर्स एडजस्टमेंट वगैरह, फाइन एडजस्टमेंट वगैरह, ये सब आपको नहीं याद करना है। कोर्स एडजस्टमेंट क्या होता है, ये ऊपर नीचे होता है। ये जो बॉडी ट्यूब है ये ऊपर या नीचे होती है, कि ऊपर करना है तो उसको घुमा दो, नीचे करना है तो रिवर्स डायरेक्शन में घुमा दो। फाइन एडजस्टमेंट से इसका एंगल चेंज होता है कि 45 डिग्री पे देखना है, 30 डिग्री पे देखना है। आर्म तो इसके किसी पकड़ने के लिए होती है, अगर इसको होल्ड करना है, होल्ड करने के लिए कैसे होता है कि इसको नीचे से पकड़ो, यहाँ से बेस से ऐसे हाथ रखो, आराम से ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ो, तो इसको ऐसे होल्ड करते हैं। स्टेज हो गया जिसके ऊपर हम रखते हैं। स्वाइवर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिरर होता है जिसके थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मैंने बताया ना आपको मिरर होता है, तो ये ऐसे। ठीक है, और फिर हमारा बेस है जिसको हम हैंड से पकड़ते हैं। फिर स्कोप स्लाइड, जिसमें हम स्लाइड डालते हैं हमारी बना के, तो ऐसे ही माइक्रोस्कोप है। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको हाँ आ सकता है, मतलब थोड़ा बहुत पूछ सकता है, मैंने बता दिया, डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो हमने पढ़ा भाई कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। हमने ये नहीं पढ़ा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा। वैसे होता है हमने, लेकिन पढ़ा नहीं है हमने। अभी तक क्या पढ़ा है कि भाई, हमने अभी तक क्या देखा है, सेल डिस्कवर हो चुका है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दिया 1665 में। कैसे डिस्कवर किया, विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप। अब पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं सेल से। सेल एज इट्स बेसिक फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब अभी 2 मिनट में समझेंगे, अगले आने वाले 2 मिनट में समझेंगे फंक्शनल यूनिट। पहले ये देख लेते कि उन्होंने सेल देखा था बार्क में, तो फर्दर उन्होंने स्टडीज़ करी, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए, फर्दर ऑब्जर्वेशंस ली, तो वो कंक्लूजन में पहुंचे कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सेल ना हो। तो मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में एक डिफरेंस क्या हो गया, लिविंग के पास होगा सेल, नॉन लिविंग के पास कोई सेल नहीं होगा। अब ये फंक्शनल यूनिट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शनल यूनिट, इसका क्या मतलब है। फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है भाई, तो फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है। फंक्शनल यूनिट का मतलब है, जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो यार आपको पता ही होगा क्या होता है, जो मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन भी आपको पता होगा, बेसिक बेसिक तो पता ही होगा यार। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनका जो बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है, डाइजेशन का फंक्शन क्या है, फूड को खाना, फूड को तोड़ना, मेन ये है। आपको पता होगा यार, इतना तो पता ही होता है। ठीक है, फूड को खाना, फूड को तोड़ना, तो उसका जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। हमें ऊपर से क्या दिख रहा है कि फंक्शन कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर डाइजेशन, बट मेन फंक्शन उसके अंदर जाके अगर हम देखें तो वो कौन कर रहा है, सेल। तो मतलब सेल क्या है, सेल इज द फंक्शनल यूनिट। व्हाट इज द सेल, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, अब हम इवोल्यूशन ऑफ सेल को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ सेल। इवोल्यूशन ऑफ सेल के बजाय मैं कहना चाहूँगा इवोल्यूशन ऑफ इन्वेंशन ऑफ सेल, या फिर क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्टडी ऑफ सेल। इवोल्यूशन ऑफ स्टडी ऑफ सेल की यहाँ पे बात हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ सेल तो एक भावनात्मक बात है कि सेल जब डिस्कवर हुआ, रॉबर्ट हुक जी डिस्कवर कर लिया, उसके बाद तो सेल के रिलेटेड और क्या क्या हुआ। रॉबर्ट हुक जी ने जो सेल देखा था वो था डेड सेल, बिकॉज स्टेम का जो सेल होता है, आउटर सेल होता है, वो डेड होता है। उसके बाद आए फिर हमारे महान इंसान जी लियोन हुक जी। लियोन हुक जी उन्होंने देखा लिविंग सेल। लिविंग सेल उन्होंने देखा इन पॉन्ड वाटर। कहाँ पे देखा उन्होंने, पॉन्ड वाटर में उन्होंने क्या देखा, लिविंग सेल। सही है, उन्होंने एक बैक्टीरिया का सेल देखा था। किसका देखा था वो अभी क्लियर नहीं है। या एनिमल क्यूल उन्होंने देखा था। क्या देखा था, एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल क्या होता है, जो होता है एनिमल जैसा है लेकिन बहुत छोटा होता है। तो भाई ये क्लियर नहीं है कि वो यूनिसेल्युलर था मल्टी सेल्युलर, लेकिन देखा उन्होंने सेल था, लिविंग सेल देखा था, किसी एनिमल क्यूल का सेल देखा था। फिर उसके बाद आए हमारे महान इंसान जी, दूसरे नंबर के महान इंसान जी रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। आप बोलोगे न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस अगेन मैं कहूँगा जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। उसमें आपको ये पॉइंट फिर से बता दूंगा कि भाई न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन जी ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन जी ने।
फिर इसके बाद आए हमारे परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म अगेन मैं कहूँगा हम समझेंगे कहाँ पे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सेल के अंदर का सारा कंटेंट एक तरह से प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। सेल के अंदर का सारा कंटेंट जो भी सेल के अंदर होगा, पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा सेल क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। लिवोनिक जी ने क्या किया था, लिविंग सेल देखा था। दूसरे नंबर पर है रॉबर्ट ब्राउन जी, इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तीसरे नंबर पर है परकिंजे जी, उन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म का टर्म उन्होंने दिया था। अब आगे चलते हैं। आगे आती है भाई इवोल्यूशन ऑफ सेल में एक बहुत ही बेहतरीन, सॉरी यार ये क्या हो गया भाई, ओहो 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 ओहो, सॉरी यार ये क्या हो गया, ओहो ओहो यार, सारा अंडरलाइन किया हुआ चला गया क्या। कोई नहीं यार, आपको वीडियो में तो मिल ही जाएगा वो रिकॉर्डिंग में यार, सॉरी यार। ठीक है भाई, तो सेल थ्योरी पे आते हैं। अब ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। हमें क्या समझ में आ चुका है, हमें एवोल्यूशन ऑफ सेल समझ में आ चुका है। एवोल्यूशन ऑफ सेल के बाद आगे आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी अब तक क्या क्या हो चुका है सेल के रिलेटेड। सेल के रिलेटेड अब रॉबर्ट हुक जी ने सेल देख लिया था, डेड सेल। फिर लियोन जी ने लिविंग सेल भी देख लिया। रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस भी बता दिया सेल के अंदर। फिर परकिंजी जी ने प्रोटोप्लाज्म का टर्म भी दे दिया। अब आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ही क्या था, मेन कंक्लूजन था जिससे पता चला कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है। सेल थ्योरी ही मेन क्या था, कंक्लूजन था जिससे पता चला कि भाई हर लिविंग बॉडी के अंदर क्या है, सेल। तो सेल थ्योरी 3 बंदों से जानी जाती है, शील्डन, शवॉन और वर्शो। क्या क्या नाम है यहाँ पे दिए हुए हैं, शील्डन, शवॉन, वर्शो। वैसे तो पहले शील्डन और शवान जी ने दी थी, वर्शो बाद में आए थे, 4-5 साल बाद आए थे, बट नाम तीनों को ही आएगा ना भाई, थ्योरी में उनका भी योगदान है। लेकिन पहले ऑफिशियली जो थ्योरी की पहले स्टार्टिंग की थी वो स्किल्डन और शवान जी ने की थी। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जिस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, बस मान ली गई है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई चीज़, ऐसी चीज़ जिसका कोई प्रूफ नहीं है, बस मान ली गई है कि वो है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है, सेल्स है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल एंड इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अगेन मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। फिर आगे वर्षो जी आई। वर्षो जी ने बोला कि भाई नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल से। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड तो क्या है, दैट ऑल सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको सेल डिवीजन में और भी ज़्यादा क्लियर होगा। किसमें ज़्यादा क्लियर होगा भाई, सेल डिवीजन जब आप पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा क्लियर ही होगा आपको। तो वर्षो जी ने क्या थे, 2 पॉइंट थे। शील्डन और शवान जी ने बोला सभी प्लांट्स और एनिमल्स बने हैं किससे, सेल से। वर्षो जी ने बोला कि सेल एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आती है भाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कि सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है वो आता है नंबर। वो क्या आता है भाई, नंबर ऑफ सेल्स, कि किस में एक सेल है, किस में एक से ज़्यादा है। तो इसमें एक सेल है वो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक से ज़्यादा है वो होता है मल्टी सेल्युलर। ये वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, यूनि मल्टी से साबित हो जाता है। कंटेनिंग ओनली वन सेल, कंटेनिंग मोर देन वन सेल। ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स यूनिसेल्युलर की एमीबा ये रहा भाई। इसके बारे में हम अगेन नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में आएगा सीधा 10th क्लास में। इसके बारे में हम 10th में पढ़ेंगे डिटेल में। किस में पढ़ेंगे भाई, 10th में। तो ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं मल्टी सेल्युलर के एग्जाम्पल से पहले हम देख लेते हैं। क्लैमाइडोमोनास एक और है, प्लांट में जो एल्गे है, क्लैमाइडोमोनास एक यूनिसेल्युलर एल्गे है ये। पैरामीशियम और सभी के सभी बैक्टीरिया तो क्या ही है, यूनिसेल्युलर ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 2 एग्जाम्पल तो याद कर लें, अमीबा और पैरामीशियम और बैक्टीरिया याद कर लो भाई। 3 एग्जाम्पल याद हो जाएंगी, इनफ है, मोर देन इनफ है। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। क्लैमाइडोमोनास भी अगर याद हो गई तो भाई बढ़िया ही है। मल्टी सेल्युलर की बात करें तो ह्यूमंस, हम मल्टी सेल्युलर है, हमारे में एक सेल तो नहीं है, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे में। तो एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई एक्सेट्रा। वैसे ह्यूमंस भी एनिमल्स ही हैं,
आपको पता होगा साइंटिफिक टर्म में ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंडर ही आते हैं, तो वैसे इन दोनों को एक साथ ही लिखा होना चाहिए था, बट फिर भी चलो कोई नहीं, भावनात्मक बात है ये तो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। और सेल्स बहुत सारे तरह के होते हैं, हमने ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लिया, सेल के बेस पे अब पढ़ते हैं सेल कितने तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और साइज, ठीक है। तो सेल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के साथ होते हैं, ठीक है भाई। सेल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के साथ हो सकते हैं। ये क्या है, ये वाई इज द सेल है भाई यार, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है भाई। इसको यहाँ पे नोटिस करना, ये यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन की अगली स्लाइड का प्लीज़। इसको क्या करूँ, अभी रेस भी नहीं हो रहा है ये, ठीक है भाई। ये यहाँ पे नहीं है यार, ये अगली पे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है भाई, एनसीईआरटी का डायग्राम। इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा मसल सेल हो गया, ब्लड सेल्स हो गई, नर्व सेल है, इसके बारे में हम शायद नहीं पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी नहीं पढ़ने वाले हैं। ये हमारा एक ओवम है, ये बोन का सेल है, ये स्पर्म है हमारा, ये हमारा क्या है, फैट का सेल है। ये हम शायद टिश्यूज़ वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फैट सेल, एडिपोज टिश्यू जब पढ़ेंगे उसमें आई थिंक सो ये हम लोग पढ़ेंगे, पर मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ेंगे यार। वैसे कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं से भाई, क्या कर सकते हैं अब अगर नहीं है सिलेबस में तो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए ये होमवर्क है भाई, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि वाई इज़ अ सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया है, ये आपके लिए क्या है भाई, होमवर्क है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।